नमस्कार, मैं उपासना, आपकी फ्रेंडली नेबरहुड साइंटिस्ट और आज हम बात करेंगे वैक्सीन्स के बारे में। इसके लिए आपको इम्यून सिस्टम और इन्फेक्शन कैसे होता है इसकी जानकारी की ज़रूरत होगी। तो अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करें और वो पहले देखें, और अगर आपने देख ली है तो चलो शुरू करते हैं। वैक्सीन्स की कहानी शुरू होती है चेचक से। चेचक या स्मॉल पॉक्स एक जानलेवा बीमारी थी जो बच्चों में ज़्यादा प्रचलित था। जो बच गए उनके शरीर पर निशान भी पड़ते थे और चेचक से अंधापन भी हो सकता था। चेचक 6 फीट के अंतर्गत हवा से फैल सकता था या पेशेंट को और उसके सामान को छूने से, जैसे कपड़े, चादर इत्यादि। वैक्सीन्स बनाने की पहली कोशिश थी इनॉक्यूलेशन। इसके सबसे पुराने रिकॉर्ड सन 1539 के हैं चाइना से। कहते हैं ये वहाँ से सरकेशिया, टर्की और भारत में भी फैल गया। इनॉक्यूलेशन में स्वस्थ व्यक्ति को चेचक पेशेंट ने इस्तेमाल किए रुई के प्लग या अन्य वस्तु से संपर्क करवाया जाता है, इस आशा से कि इम्यून रिस्पॉन्स पैदा हो। पर उस वक्त इम्यून सिस्टम और वायरल बीमारियों की समझ कमज़ोर थी और काफ़ी दफ़ा लोगों को पूरी तरह बीमारी होती थी। इसके बाद जॉन फ्यूस्टर नामक वैज्ञानिक ने देखा कि काउपॉक्स से संक्रमित हुए लोगों को चेचक नहीं होता। ये उन्हें तब पता चला जब उन्होंने जांच किया कि दूध दहाने वाली औरतों को ज़्यादातर चेचक नहीं होता। फिर बेंजामिन जेस्टी नामक एक किसान ने अपनी पत्नी की बुनाई की सुई को लेकर अपने पूरे परिवार को काउपॉक्स से संक्रमित किया। किसी को चेचक नहीं हुई। इसके बाद आते हैं डॉक्टर एडवर्ड जेनर, जिन्हें इम्यूनोलॉजी का जनक माना जाता है। उन्होंने भी देखा कि दूध वालियों को चेचक नहीं होता, इसलिए उन्होंने बीमार गाय से चेचक वाली फुंसी का पीव लेकर एक बच्चे में इंजेक्ट कर दिया। इसके बाद उन्होंने चेचक भी इनॉक्यूलेट किया। बच्चे को चेचक नहीं हुआ। इन्होंने ये प्रक्रिया 21 लोगों में सफलतापूर्वक दोहराकर पहला वैक्सीन बनाया। सालों बाद पता चला कि काउपॉक्स और चेचक दोनों वायरस एक दूसरे के समान हैं, इसलिए उनका एंटीजन यानी चाबी मिलते जुलते हैं। पर काउपॉक्स कम हानिकारक है, इसलिए काउपॉक्स से बी सेल्स को सुरक्षित रूप से एक्टिवेट किया जा सकता है, ताकि जब चेचक आए तो वो तुरंत एंटीबॉडी बना सकते हैं। लगभग सारे वैक्सीन्स इसी तरह काम करते हैं। पैथोजन के किसी हिस्से को हमारे शरीर में डाला जाता है। इससे हमें कोई खतरा नहीं होता, फिर भी इम्यून रिस्पॉन्स जग जाता है। ये उस पर निर्भर करता है जिस पैथोजन से हमें बचना है। वैक्सीन्स के अन्य प्रकार है। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स में कमज़ोर या एसिम्प्टोमेटिक प्रकार के वायरस या बैक्टीरिया को इम्यून रिस्पॉन्स जगाने इस्तेमाल करते हैं, जैसे चेचक के लिए स्मॉल पॉक्स। ये सबसे प्रभावी तरीके का टीका है, पर सालों लग जाते हैं ये जांच करने कि वो सच में सुरक्षित है, और ये कमज़ोर इम्यूनिटी वालों को नहीं दिया जा सकता क्योंकि उनके शरीर में कमज़ोर वायरस से भी लड़ने की क्षमता नहीं है। इनएक्टिव वैक्सीन्स जैसे पोलियो और हेपेटाइटिस मरे हुए रोगजनक का इस्तेमाल करते हैं। ये कमज़ोर इम्यूनिटी वालों को भी दे सकते हैं, लेकिन इस टीके से जगी इम्यून रिस्पॉन्स कमज़ोर होती है क्योंकि इनका नाश फैगोसाइट बी सेल को एक्टिवेट किए बिना भी कर सकते हैं। इसलिए इन वैक्सीन्स की बूस्टर शॉट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे पोलियो के 2 बूंद 4 बार। सब यूनिट वैक्सीन्स में रोगजनक के किसी हिस्से का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट। इन्फ्लुएंजा सब यूनिट वैक्सीन है। mRNA और DNA वैक्सीन नए तरीके के हैं जिनमें
वायरस के किसी प्रोटीन के लिए कोड करने वाला जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। जब वो प्रोटीन हमारे शरीर के एंजाइम्स द्वारा बनता है तो वो इम्यून रिस्पॉन्स जगाती है। इससे ये सवाल पैदा होता है कि वैक्सीन बनाने में कितनी देर लगती है और क्यों। तो वैक्सीन बनाने के 3 पहलू होते हैं। पहला है प्रारंभिक रिसर्च, जहां इम्यून सिस्टम जगाने के सबसे सुरक्षित तरीकों की जांच होती है। ये तरीके आगे सफल होंगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब कोई महामारी फैलने लगे और समय कम हो तो कई लैब एक साथ काम करने लगते हैं। जो तरीके काम करते हैं उन्हें अगले पहलू में भेजते हैं और बाकी लैब अन्य तरीके ढूंढते हैं। इसी तरह कोरोना के लिए परीक्षण लायक वैक्सीन सिर्फ 42 दिनों में बना। अगला पहलू है क्लिनिकल ट्रायल, जिसके अकेले के 3 भाग हैं, जहां अलग अलग तरीके से वैक्सीन की कार्यक्षमता, ज़रूरी मात्रा और ख़राब असर की जांच होती है। ये सबसे लंबा पहलू है। कई योजनाएं यहीं पर चूक जाती है, इसलिए 20 साल भी लग जाते हैं। वक्त बचाने वैज्ञानिक कुछ टेस्ट को एक साथ करते हैं या किसी और समान महामारी की वैक्सीन का पुनः उपयोग करते हैं। रीपर्पसिंग के माध्यम से सीजनल फ्लू के वैक्सीन से सिर्फ 6 महीने में स्वाइन फ्लू या H1N1 का वैक्सीन बन गया। सफल फेज़ 3 ट्रायल के बाद नियामक अधिकारी जांच पड़ताल के बाद बड़े पैमाने में उत्पादन की अनुमति देते हैं। वक्त बचाने उत्पादन के लिए प्रोटोकॉल को रिसर्च और टेस्टिंग के साथ ही जांच लेना चाहिए, ताकि अनुमति मिलते ही उत्पादन शुरू हो जाए। तो वैक्सीन्स बनाने ज़रूरी है वैज्ञानिकों का निरंतर सहयोग, परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहना, चाहे उसके लिए साल भर का काम व्यर्थ हो जाए, और ये समर्थ करने के लिए समय और संपत्ति। mRNA और DNA वैक्सीन्स वक्त बचाने के काम आ सकते हैं। वो एक ही मूल सामग्री में सिर्फ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को बदल कर कुछ टेस्ट को छोड़ने के काम आ सकते हैं। बढ़ती फेक न्यूज़ के ज़माने में लोगों के मन में वैक्सीन्स के बारे में कई गलत फहमियाँ हैं। एक है कि टीके लगाने से एलर्जी और ऑटिज़म होता है, पर रिसर्च से पता चलता है कि वैक्सीन से एलर्जी कम होते हैं। एक लैब ने वैक्सीन को ऑटिज़म से संबंधित करने की कोशिश तो की, लेकिन वो डेटा फर्जी निकला और 25 लैब ने नामचीन शोध पत्रिकाओं में इसे झूठा साबित किया है। लोगों को वैक्सीन में होने वाले केमिकल से डर है। हाँ, वैक्सीन्स में केमिकल है, हम केमिकल से ही तो बने हैं। टीके की हर खुराक में 1 मिलीग्राम से भी कम एल्यूमिनियम है। पालक, चाय और आलू जैसे अन्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से कम मात्रा में एल्यूमिनियम है। हम रोज़ शायद 30 से 25 ग्राम खा लेते हैं। लोगों को लगता है वैक्सीन सिर्फ टीके लेने वालों को बचाता है, लेकिन वो कमज़ोर इम्यूनिटी वालों को भी हर्ड इम्यूनिटी द्वारा बचाता है। वैक्सीन से पूरी जनसंख्या को इम्यूनिटी मिल जाती है, और वो भी लोगों की जान को खतरे में डाले बगैर। खतरे में होने वालों की मात्रा कम हो जाती है और फैलने की क्षमता भी, तो सभी सुरक्षित रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका कोई और सवाल हो तो उसे कमेंट्स में डाल दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी मदद करने की। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ सीखने भी मिला और मज़ा भी आया। तो अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ अपने बच्चों का और अपने पालतू जानवरों का वैक्सीनेशन करवाइए। बाय बाय।